हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलरेडी हम सब कुछ देख चुके हैं, जो हमारी क्रोनोलॉजी थी आधुनिक भारत के इतिहास की, इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस मिला, पार्टीशन के साथ इंडिपेंडेंस मिला, वहां तक की हम जर्नी देख चुके थे। अभी जो ये हमारे चैप्टर्स स्पेक्ट्रम कवर करता है, बेसिकली इसमें ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज के बारे में बताया है। जैसे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वहां हमने जाना था कि ब्रिटिश की किस तरह की भारत में नीति रही थी, प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचा वगैरह। आज का जो सेशन है वो हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक एक पॉलिसी के बारे में कि ब्रिटिश का भारतीयों के लिए किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, यानी कि कौन सी आर्थिक नीतियां अपना रहे थे भारत में ब्रिटिश। स्पेसिफिकली हमें उस पर डिस्कस करना है, क्योंकि सबको पता है कि ब्रिटिश इंडिया में चाहे ट्रेड कर रहे थे या फिर वो इंडिया में रूल करते हैं, दोनों ही किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ब्रिटेन को आर्थिक लाभ मिल सके। तो आर्थिक लाभ के लिए उनकी क्या पॉलिसीज थी, चाहे ट्रेड के लिए या फिर किसी भी तरीके से भारत में ऐसी पॉलिसीज बनाना जो ट्रेड को इनडायरेक्टली भी फेवर करे। ओके, तो ये चैप्टर डिटेल से उसके बारे में बता रहा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हाफ एन आवर का होगा मुश्किल से, इसे हम कवर करेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था या ये वाला, मेंस के लिए थोड़ा जरूरी है। ठीक है, नोट्स ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आपको अलग से इन चैप्टर्स का कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स के फॉर्म में आपको दिया है। तो बस आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आपके पास 4-5 पॉइंट से आप इजीली उसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते सेशन को। लेकिन उसके पहले आपको पता है कि यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है 2024 का। तो आप में से जो भी बच्चे हैं ऐसे इस साल अपेयर कर रहे हैं, वो एस्पिरेंट हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मैंने मैसेज देखे थे प्रीवियस जो वीडियो था कि मैम कुछ सस्ता सा बताओ। देखो, सस्ता महंगा जो भी बेस्ट हो सकता है हम आपको वो दे रहे हैं। इवन यूट्यूब पे मैंने खुद पर्सनली इतने डिटेल से ओपनली कभी नहीं पढ़ाया है, मतलब सब कुछ आपको फ्री में देने की कोशिश की गई है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, करंट अफेयर, और वो भी पूरा कुछ भी ऐसा नहीं है कंटेंट जो हमने आपको डिलीवर नहीं किया। अगर बुक सीरीज की बात करें तो मैंने खुद आपको आर्ट एंड कल्चर कराया, एंशिएंट कराया, मिडिवल, मॉडर्न, तो हम सब फ्री ही दे रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहा करिए। ठीक है, जहाँ पे हमारी कंटेंट टीम काम करती है वहाँ पे थोड़ा सा उनका देखना पड़ता है। बाकी टेस्ट लगाना जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रीलिम्स में आपको दिक्कत देगा। तो कैसे भी टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो लगा सकते हैं। और इससे जुड़ने से क्या होता है, थोड़ा सा एक पंक्चुअलिटी आती है कि 2 घंटे हम बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा काम किया रहता है कि लास्ट 1 साल 1.5 साल में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, क्या करंट में रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बाकी आपके ऊपर है। ये इसके ऑफलाइन सेंटर्स हैं, यहाँ पर आप जाके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी बच्चे ऐसे हैं इन सेंटर्स पे नहीं पहुंच सकते, सिंपल है, घर बैठो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, बार बार मैं बोलती हूँ, कितना भी आप पढ़ लीजिए, अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे इस कॉन्फिडेंस से कि मैं सब पढ़कर आया हूँ या आई हूँ, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन से ही जज कर पाएंगे कि एक्चुअल में आपका स्टेटस क्या है। ठीक है, नंबर कितने आ रहे हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, आपके टॉपिक कैसे प्रिपेयर है। आपने एक क्वेश्चन करा, नहीं आ रहा है, तो आप जाकर उस टॉपिक को उस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन देंगे, कुछ नए फैक्ट ऐड करेंगे। तो ये पूरा पढ़ने के बाद जो उसमें इम्प्रूव करना होता है वो आपको क्वेश्चन लगाने पे ही पता लगता है, या जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तभी आपको पता लगता है। तो इसलिए ये काम जरूर करना है, इसको कोई भी बच्चा लापरवाही में नहीं लेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। यानी कि ब्रिटिश की भारत में जो भी काम कर रहे थे, इंडिया पे इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो भी उनकी पॉलिसीज थी उसका इंडिया पे इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये बहुत सिंपल सा है कि हम उपनिवेश हैं ब्रिटेन के, तो हम
कोई भी देश का कोई उपनिवेश होता है तो उसका शोषण ही किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लॉइट ही किया जाता था जब वो साम्राज्यवादी शक्तियां उपनिवेश बना रही थी। तो नो डाउट इंडिया का भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किस लेवल पर हुआ वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ताकि आपको समझाया जा सके। क्योंकि पहले जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब इंडिया का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो लिखा था तो उसमें ये दिखाया था कि देखो हमने आपका विकास किया है, हम आपके यहाँ पे रेलवे लेकर आए, आपके यहाँ पे रेलवे था ही नहीं, हम डाक तार की व्यवस्था लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई कि ये तो देखो आप कितनी उन्नति की तरफ गए हो, आपके यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस दिखाना चाह रहे थे कि देखो भाई हमने आपके लिए इतनी सारी चीज़ें की हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो आपको बताएंगे, उन्होंने बताया, ब्रिटिश को इवन बताया कि देखो ये जो भी तुम रिफॉर्म्स इंडिया में कर रहे हो इसमें से कोई भी चीज़ आप हमारे लिए नहीं ला रहे हो, आप ये सारी चीज़ें किसके लिए लेकर आ रहे हो, अपने रूल के लिए। आप रेलवे लेकर आए अपने फेवर में, डाक तार अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेकर आए, ठीक है, या जो भी बुनियादी ढांचा आप विकसित कर रहे हैं, चाहे आप अंग्रेजी में शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने लिए, ताकि कुछ पढ़े लिखे भारतीय आपको कर्मचारी के रूप में मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे वो लीडर्स बताएंगे कि जो भी आप भारत में कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, भले आपके फेवर में ही है, लेकिन उसका इंडियंस को भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर रेलवे चल रहा है, अगर ट्रेन चल रही है, तो भाई इंडियंस भी उसमें बैठ के आएंगे जाएंगे। तो ब्रिटिश चला तो अपने ले रहे हैं, अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, अपने व्यापार में जो सामान है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी भारतीयों को उसका फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस तरह से इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया है, पूरे चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। आते हैं हम डायरेक्ट हमारे चैप्टर पे। ओके, राइटर बोलता है अंग्रेजों के अतिरिक्त इसके पहले भारत में बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं, है ना, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत में पहले भी आ चुके हैं। हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो हमें पता लगता है कि यूनानी आए थे, है ना, सबसे पहले ईरानी आए थे, ईरानियों के बाद से यूनानी आए थे, अलेक्जेंडर का इन्वेजन आप पढ़ते हो, है ना, जब यहाँ पे नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी। फिर उसके बाद से मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर आए नॉर्थ वेस्ट से, जिसमें हम इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ते हैं, शकाज, पार्थियंस, कुशान्स, ओके। फिर इसके बाद भी भारत में इन्वेडर्स आए थे। कौन आए थे? मिडेवल में हम बात करें सेंट्रल एशिया से, वेस्टर्न एशिया से, तो हम सबसे पहले देखते हैं किसने इन्वेड किया था, अरबों ने अटैक किया था सिंध वाले क्षेत्र में, हालांकि वो इतना बड़ा कोई रूल वूल नहीं कर पाए। फिर तुर्क का अटैक देखते हैं, गजनी का, जो लूट मार करके चला गया, लेकिन गौरी आया, गौरी ने भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता और यहाँ पर स्लेव को बिठा कर गया, और उस स्लेव ने गौरी के बनने के बाद सुल्तान के वंश की या सल्तनत काल की शुरुआत कर दी, ओके। तो वो विदेशी ही थे, भारत में आए, रूल करे। फिर उनको रिप्लेस करते हैं, उन तुर्कों को कौन? मुगल्स आए, मुगल्स आके रूल करते हैं। तो हम पढ़ते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, सब डिटेल से जानते हैं। तो राइटर यहाँ पर बोलता है, ये जो छोटा सा शब्द है ना अंग्रेजों के अतिरिक्त, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। राइटर बोल रहा है कि अंग्रेजों के पहले भी बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, लेकिन अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य आक्रमणकारी ने ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और ना ही धन की निरंतर निकासी की। यानी ये जो भी इन्वेडर्स आए थे, चाहे एंशिएंट की बात करें चाहे मिडेवल की बात करें, इनमें से किसी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम चैप्टर में थोड़ा आगे जाएंगे तब आपको पता लगेगा। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि जो पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडिया में है उसको पूरा बदल के रख देना। कैसे बदला जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हुए। और ना ही किसी ने धन की निरंतर निकासी की, ओके। धन की निरंतर निकासी का मतलब है कि चाहे चाहे हम इंडो ग्रीक्स की बात करें, शक की बात करें, पार्थियंस की बात करें, जब ये इंडिया में आए, जिस क्षेत्र में भी इन्होंने रूल किया वहीं के बनकर रह गए, ठीक है, वहां पर ही रूल कर रहे हैं। अब देखो कोई राजा भारत में आकर अगर रूल कर रहा है, या कोई व्यक्ति आक्रमणकारी भारत में आके क्षेत्र जीत के वहीं पर रहकर रूल कर रहा है, तो भले वो लोगों से कितना भी रेवेन्यू वसूले, टैक्स वसूले, और वो वसूल के महंगे महंगे सामान पे खर्च करे, अपने अधिकारियों को सैलरी ज्यादा दे, लेकिन जब वो अधिकारी सैलरी ज्यादा पाएंगे, खुद वो राजा महंगे विलासिता वाली वस्तुओं की खरीदारी करेगा,
तो वो सामान क्या कहाँ से खरीदेंगे? भारत से। अब वो जो जिन अधिकारियों को अच्छा सैलरी मिल रहा है वो भारत के ही बाजार में जाकर कुछ खरीद के लाएंगे। तो अपनी इकॉनमी का पैसा इकॉनमी में ही, इंडियन इकॉनमी में ही घूमता रहेगा। तो ये यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि इसके पहले भारत में इस तरह की निरंतर धन की निकासी नहीं हुई। ये निरंतर टर्म भी अपने आप में बहुत बड़ी बात बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे जिन्होंने भारत में लूटपाट मचाया। फॉर एग्जाम्पल गजनी की बात कर लीजिए, कई बार उसने भारत में अटैक किया। उसका बहुत फेमस अटैक जो सोमनाथ टेम्पल पर उसने किया गुजरात में। तो ये जो अटैक कर रहा था, ये भारत से यहाँ की धन संपदा लेकर जा रहा था, जैसे सोने की मूर्तियां, ये सब चीजें उठाकर ले गया। लेकिन निरंतर नहीं हुआ। निरंतर मतलब लगातार 100 साल, 2 साल, 200 साल ऐसा नहीं था। वो किसी ने अटैक किया, अटैक करके ले गए, ये वाली चीज है। तो उससे आपका ऐसा कुछ डैमेज नहीं हुआ, रिकवरी का आपको इजीली टाइम मिल गया। यहाँ पर क्या था कि लगातार 200-250 साल तक ब्रिटिश ने इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन करा, और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था पिछले कई हजार सालों से, उसको ब्रिटिश ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी नहीं, ये कैसी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी? कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी, यानी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। आपकी अर्थव्यवस्था आपके साम्राज्यवादी शक्ति के हित में है। आपकी इकोनॉमी को ऐसा बना दिया गया कि इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलने वाला है? आपके शासक को, ब्रिटेन को मिलने वाला है। तो इस पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को ये ध्यान रखकर नहीं डिजाइन किया जा रहा था, चाहे भारत से कुछ आयात होना है, निर्यात होना है, भारत में उद्योग लगना है, कुछ भी ये ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा था कि भारतीयों के लिए, ये ध्यान में रखकर किया जा रहा था कि ब्रिटेन के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट कर दिया? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में, कॉलोनियल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। ओके। भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां व कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप। और जब हमारी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल चुकी है, बदलेगी कैसे? कि अब जितनी भी पॉलिसी लाएंगे कि देखो भाई, भारत में हम निर्यात करते हुए इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आयात करते हुए इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये हम ड्यूटी इंपोज करेंगे, कोई व्यापारी है उस पर इतना टैक्स इंपोज किया जाएगा, ब्रिटेन से कोई सामान है उसको निःशुल्क लाया जाए। आप समझ रहे हैं? तो वो जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी या जो भी कार्यक्रम भारत में लागू किया जाएगा, वो किस कंटेक्स्ट में, कि उसको क्या हित हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? अनौद्योगिकरण और भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास कैसे हुआ। राइटर बोलता है कि अनौद्योगिकरण का क्या मतलब होता है कि उद्योग का नहीं आना, एक तो नए उद्योग नहीं पनपना, और जो पुराने उद्योग धंधे थोड़े बहुत बने हुए हैं वो भी समाप्त हो जाना। भारतीय हस्तशिल्प ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट चीजें हुआ करती थी उसकी यूरोप में बहुत डिमांड थी। जो भारतीय दस्तकार होते थे, बुनकर होते थे, उनके द्वारा जो हाथ से चीजें बनाई जाती थी, जिसके लिए बोल रहे हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई गई जो भी शिल्प कलाएं होती थी, इनका यूरोप में भारी डिमांड था। ओके। एंशियंट की बात करें, मिडेवल की बात करें, और उससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत प्रॉफिट होता था, क्योंकि यहाँ के हस्तशिल्प जो सामान बनाते थे उसका विदेशों में बहुत मांग था। अब यहाँ से वो विदेशों में सप्लाई होता था और उनको अच्छा वैल्यू मिलता था। ठीक है, समझ में आ गया? और केवल इंडियन हैंडीक्राफ्ट नहीं, बल्कि वो एक ऐसा समय था जब हर एक देश में हस्तशिल्प का बहुत महत्व होता था। लेकिन भारतीय हस्तशिल्प के जो कारीगर थे ना, वो बड़े ही उन्नत कारीगर हुआ करते थे। समझ में आ गया? उनके द्वारा जो चीजें बनाई जाती थी क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी होती थी, इसलिए उसकी डिमांड भी काफी ज्यादा थी। तो बाकी देशों में भी हस्तशिल्प अच्छा था, या वो समय था, हर देश में हमें हस्तशिल्प दिखाई देता है। लेकिन 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है यूरोप में, औद्योगिकरण चालू होता है यूरोप में। और जब यूरोप में उद्योग लगने चालू होंगे, तो अब जब एक फैक्ट्री में खूब मशीनों के द्वारा खूब तेजी से सामान बनाया जा रहा है, जिसमें लागत कम लग रही है, समय कम लग रहा है, अब और आउटपुट ज्यादा मिल रहा है,
तो उसी की तरफ लोग भागेंगे। तो ब्रिटेन में भी हस्तशिल्प का पतन हुआ था, लेकिन वहां पर जो हस्तशिल्प का ह्रास हुआ था उसका रीजन क्या था कि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, औद्योगिकरण आया, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। तो अब हाथ से बनाने की जगह पर उन औद्योगिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। भारत में भी अगर ऐसा ह्रास होता ना कि हम हस्तशिल्प से मशीनों की तरफ मूव कर जाते तो वो डेवलपमेंट होता, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हो गया और कोई नया उद्योग लगा ही नहीं, यानी जो छोटे मोटे उद्योग थे, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, वो भी खत्म हो गया, नया उद्योग आया नहीं। तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया। क्यों हुआ ऐसा, देखते हैं। पहला राइटर बोलता है एक तरफा मुक्त व्यापार। इसका एक कारण क्या था, ट्रेड मोनोपोली। ट्रेड मोनोपोली क्या होती है, तो हमें पता लगता है कि जो ब्रिटेन है ना, जब ये इंडिया में रूल करना चालू किया तो देखो 1813 के आसपास का समय था कि भारत के काफी क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कंट्रोल हो चुका था, और जिन पर नहीं था उस पर भी इनडायरेक्टली उसे अपने नियंत्रण में ले रखा था। जैसे बात करें हम, बंगाल है, हैदराबाद है, मैसूर है, मराठवाड़ों से इनका जो भी है काफी अलायंस बन चुका था। इधर अवध है, वहां पे इनके रेजिडेंट नियुक्त थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा बड़ा भारत का क्षेत्र डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटेन के हाथ में था। ठीक है, अब 1813 से पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने कानून बनाकर जो भी भेज रहे थे उसमें यह था कि 1813 से पहले कि भारत से अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटेन के नाम पर व्यापार करेगी, और किसी के पास में ये राइट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इसी समय ब्रिटेन में आ जाता है औद्योगिकरण। ब्रिटेन में पूंजीपति बड़े बड़े सामने आते हैं, और वो जो पूंजीपति हैं वो ये देख रहे थे कि भाई हमारे जितना भी ये ठीक है, इधर लगेगा कि इधर, वो जो भी सही है, वो जो भी पूंजीपति थे वो ये देख रहे थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। यही होता है ना पूंजीपतियों का काम, की लाभ कमाना है। अब लाभ कैसे कमाए, लाभ तो तब कमाएंगे ना, कोई भी फैक्ट्री कब लाभ कमाती है, पूंजीपति कब लाभ कमाता है, जब उसको क्या मिले, कच्चा माल सस्ता मिले, बहुत ज्यादा सस्ता मिले, उसके इनपुट कम हो, और जो तैयार माल करे उसकी अच्छी कीमत मिले, और उसके लिए उसको अच्छा मार्केट मिले। और यूरोप में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, और जो रॉ मटेरियल है यूरोप में इतना नहीं मिल रहा था, कंपेरेटिवली इंडिया में सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है। आपको पता है इंडिया की लोकेशन एक बहुत बड़ा रीजन है ना, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में हम सिचुएटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इंडिया के मिड से होकर जा रहा है। ठीक है, तो भारत जो है संसाधनों के मामले में शुरू से ही समृद्ध रहा है। अब ब्रिटिश पूंजीपतियों ने अपनी सरकार पे दबाव बनाना चालू करा कि भैया हम चाहते हैं कि जो आपने अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का दे रखा है इसको खत्म करो। ठीक है, अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तोड़ो और बोलो कि भारत का व्यापारिक दरवाजा हम पूरे ब्रिटेन के लिए खोल रहे हैं। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आ चुकी थी, वहां पर इलेक्शन होना था, सरकार दबाव महसूस कर रही थी कि अगर इन पूंजीपतियों का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि फंडिंग कौन करते हैं इलेक्शन में, यही पूंजीपति करते हैं, इनका सपोर्ट नहीं मिला वोट के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से, तो हमारी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, 1813 का चार्टर पास किया, और इस चार्टर में क्या बोला, इस चार्टर में बोला कि अब हम भारतीय व्यापारिक दरवाजा सबके लिए खोल रहे हैं, यानी ब्रिटेन का कोई भी पूंजीपति भारत से आके व्यापार कर सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ रहे हैं। और इसी के साथ इसी चार्टर के तहत एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति लाई, यानी भारत का दरवाजा तो खोल दिया गया ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए कि आइए भारत से जैसा जो व्यापार करना है करिए, लेकिन ऐसा दरवाजा ब्रिटेन का भारतीयों के लिए नहीं खोला कि आ जाओ ब्रिटेन का दरवाजा भी हम खोल रहे हैं, आइए मुक्त व्यापार करिए। समझ में आया? जब कोई सामान यहां से व्यापारी लेकर जाता है ना किसी भी देश में, तो उसको सरकार को एक हिस्सा देना होता है, ले जाने के लिए उसको ड्यूटी इम्पोज किया जाता है ना, कस्टम ड्यूटी वगैरह, वो उसको पे करना होता है। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं है ना वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया? अब अगर आप इसको बोल दो कि भैया तुमको व्यापार करना है,
ये बोल रहा है कि कोई आपको ड्यूटी वगैरह यहाँ से देने का जरूरत नहीं है, और ब्रिटेन में भी हम आपके लिए सारी ड्यूटीज वगैरह हटा रहे हैं, वहां पर भी जाके डायरेक्ट सामान आप बेच सकते हो। तो व्यापारी का तो लागत कम हो गया ना, वो यहाँ से उठाया सामान ले जाके बेच दिया, उसके लिए इजी हो गया। वही अगर आप बोलोगे भैया यहाँ पर इतना देना पड़ेगा, यहाँ पर इतना देना पड़ेगा, फिर इसका इतना हिस्सा हमें देना पड़ेगा, तो अलग अलग तरीके से अगर आप उन पर चार्जेस इम्पोज कर रहे हो, तो वो जो सारा सामान जब मार्केट पहुंचेगा तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा। प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और ये जब सामान बिकेगा नहीं तो धीरे 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 घाटे में आते जाएंगे, घाटे में आते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसका उत्पादन ही बंद कर देंगे। तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटेन ने एक तरफा मुक्त व्यापार नीति चलाई, यानी भारतीय व्यापार का दरवाजा तो पूरी तरह से खोल कर रख दिया। आओ सामान पूरा अपने यहाँ पे भर दो, भारत में डंप कर दो, कोई भी आपको ड्यूटी व्यूटी नाम मात्र या नहीं देने की जरूरत है। वही भारतीयों पे बहुत अलग अलग तरीके से ड्यूटीज इंपोज की जाएंगी, चाहे आप ब्रिटेन में सामान भेजो। अब आप बोलोगे कि फिर भारतीय ब्रिटेन क्यों भेज देते, दूसरे देश भेज देते? नहीं, ये भी था कि आपको ये हिस्सा यही भेजना पड़ेगा और कहीं आप भेज भी नहीं सकते। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम उनके उपनिवेश है ना, तो वो जैसी भी पॉलिसीज चाहे हम पर एग्जीक्यूट कर सकते थे। 1813 के एक्ट और रेलवे के विकास से भारतीय बाजार यूरोपीय सामानों से भर गया। 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया, जिसमें पूरे ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए भारत का दरवाजा खोला गया, तो सब धड़धड़ा के भारत में आ जाएंगे। और दूसरा, भारत में आते भी वो, लेकिन भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, मोर देन 80% पॉपुलेशन, वो कहाँ पर रहती थी? वो रहती थी गाँव में। तो अब ये लोग का सामान गाँव तक पहुंचे कैसे? तो आपको पता है कि ब्रिटिश के द्वारा इसके लिए एक स्टेप और लिया जाता है, क्या? रेलवे का विकास किया जाता है, और रेलवे के विकास के तहत गांव गांव को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो अब क्या हो रहा था, इन व्यापारी को कच्चा माल चाहिए, गांव से ट्रेन में लादकर कच्चा माल कहाँ ले जा रहे हैं? शिप पर ले जा रहे हैं, और जो तैयार माल शिप में ला रहे हैं वो भी ट्रेन में डालकर दूर दराज के गांव तक पहुंचाया जा रहा है। तो वहां गांव में जो आप कुर्ता पहन रहे हो 10 रुपए का, अब वही कुर्ता ब्रिटेन से तैयार होकर आ रहा है 5 रुपए का। ओके, तो जब गांव के आंतरिक क्षेत्रों में भी ये वस्तुएं पहुंचेंगी तो लोग क्या देखते हैं कि जेब पे खर्चा किसका कम आ रहा है, तो वो किधर जाएंगे? 5 रुपए। आप में से बताइए ना, आप में से कितने लोग जाके मार्केट में पूछते हैं कि मेड इन इंडिया है कि किसी और कंट्री का बना? कोई नहीं पूछता है। कितने का ये कितने का है, क्वालिटी क्या है, उठाओ ले चलो। समझ में आया? तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यही करती है। तो यहाँ पर यही था। तो जो उन गांव आसपास के क्षेत्रों में भारतीय दस्तकार थे वो पूरी तरह से निपट जाएंगे। शहरों में जो भारतीय दस्तकार थे, क्योंकि ब्रिटेन का सामान पूरी तरह से भारत में भर गया, तो ये जो भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन में तैयार मशीनों का सस्ता माल भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंच गया। ओके, और वही 1820 के बाद भारतीय सामानों के लिए ब्रिटिश बाजार लगभग बंद हो गया। अब यहां भारत से सामान तो ब्रिटेन में जा रहा है, लेकिन भारत से सामान ब्रिटेन में कौन सा जा रहा है? कच्चा माल जा रहा है। ब्रिटेन के उद्योगों को भारत के कच्चे माल की जरूरत है, तो ज्यादा से ज्यादा यहां से रॉ मटेरियल जा रहा है, और जो भी तैयार माल है ना, वो यहां से जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये इन पे चार्जेस लगा दे रहे हैं या फिर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दे रहे हैं कि भाई ये सामान यहाँ नहीं आ सकता, या इतनी ही मात्रा इसकी लाई जा सकती है। तो अपने देश का दरवाजा तो बंद करा भारत के तैयार माल के लिए, याद रखना है, और कच्चे माल के लिए पूरा खुला होता, रॉ मटेरियल तो यहाँ से भर के जा रहा था, और भारत का दरवाजा खोल दिया ब्रिटेन के तैयार माल के लिए, है ना। तो जो वहाँ के हस्तकरघा उद्योग थे, वहाँ के जो हस्तशिल्पी थे, वो जो सामान बना रहे हैं वो कैसे, अपने देश में तो बिक नहीं रहा है, दूसरे देश में भी बेचने से तुम प्रतिबंध लगा दे रहे हो। तो कुछ समय निकालेंगे, साल 2 साल 10 साल, और फिर लगेगा उन्हें कि अब कुछ नहीं, तो वो वहां से निकल जाएंगे, अपना उद्योग बंद करेंगे, छोटा मोटा जो भी है, और कहाँ जाएंगे? खेती की तरफ जाएंगे। तो पतन का क्या कारण था? एक तो ये 1813 का पूरा जो चार्टर है, संपूर्ण निर्यातक से संपूर्ण आयातक बना। इस टर्म में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि भारत जो है आयात निर्यात में हमेशा अधिशेष में रहा है। अधिशेष मतलब कि भारत से जो एक्सपोर्ट हो रहा था ना, ब्रिटिश जब इंडिया में रूल कर रही थी, वो एक्सपोर्ट ज्यादा था कंपेरेटिवली किसके? इंपोर्ट के, या जो भारत में आयात होता था। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अब आप बोलोगे कि अगर हमारे देश से कोई चीज एक्सपोर्ट हो रही है, इसका मतलब तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है ना। एक्सपोर्ट किस चीज का हो रहा है? ये जो निर्यात ज्यादा था ना, ये किस चीज का था? कच्चे माल का था। वो सस्ता कच्चा माल भारत से लेकर जाते थे। समझ में आ गया? और
इसका इंपोर्ट बढ़ गया और जो तैयार माल है इसका इंपोर्ट ना बराबर हो गया या फिर बंद ही हो गया, ये घटा है। ओके, तो यहां पर ये बोल रहा है कि तैयार माल में निर्यातक से संपूर्ण आयातक बन गया, तैयार माल का आयातक बन गया। ओके, और कच्चे माल का निर्यातक बन गया। अब आप बोलोगे रॉ मटेरियल भी अगर हम बेच रहे हैं तो उससे भी तो हमें प्रॉफिट होगा। देखो, अगर सही आपको वैल्यू मिलेगी तब प्रॉफिट होगा। आपने कोई सामान उपजाया, 2 रुपए आपका खुद का लगा, 2 रुपए आपको उसमें से मिल रहा है, तब तो प्रॉफिट बोलोगे ना। लेकिन अगर आपने 2 रुपए का खुद का सामान में लागत लगाया और 2.5 रुपया मिलेगा, तो वो तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। उससे ज्यादा प्रॉफिट आप अपने देश में ही कमा लेते, लेकिन वो भी नहीं कमा सकते। कंपल्सरी कि आपका यहाँ से सामान भेजना ही भेजना है, तो वो कोई प्रॉफिट भी नहीं। और 0.5 रुपीज के प्रॉफिट में आप क्या कर लोगे, है ना। तो ये स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा सा चीजें हो सकती हैं आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन एक बार अगर आप ये समझ गए ना तो बहुत लंबे टाइम तक छुट्टी हो जाएगी। मेंस में कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा है, आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। रटने रटाने जैसा कुछ है नहीं। आधुनिक औद्योगिकरण का कोई प्रयास नहीं किया। भाई, हमारे हस्तशिल्प तो गए, कोई बात नहीं, लेकिन नए उद्योग तो आने चाहिए थे ना। जैसे ब्रिटेन में मशीनों से सामान बन रहा है, भारत में भी तो मशीनें लगनी चाहिए थी। उद्योग क्यों नहीं लगे भारत में? क्योंकि सरकार ने प्रोत्साहन ही नहीं दिया ना। अब आप ये देखो ना, 1947 में जब हमको आजादी मिली, उसके बाद से हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन आया, बाद में उसको रिप्लेस करके हमने नीति आयोग बोला। लेकिन जो हमारे प्लानिंग कमीशन था वो किस पे काम कर रहा था? प्लानिंग कमीशन ने स्टार्टिंग में जो भी हमारे 5 से 7 5 ईयर प्लान रहे थे, उसमें यही स्ट्रेटेजी थी उनकी कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है। 1990s के पहले तक, मतलब 1990 के बाद आया ना एलपीजी रिफॉर्म, लेकिन 1990 के पहले तक इंडियन इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी रखा गया था। और उसका क्या रीजन था कि अपने देश में जो उद्योगपति है ना, उनको कैसे संरक्षण देना है। ओके, अपने देश में जो कृषक है ना, उनको कैसे संरक्षण देना है। हमारे देश में कृषक गेहूं उपजा रहे हैं और किसी और देश में भी गेहूं उपजा रहे हैं। अब एक ऐसा देश जो 200 साल पहले ही स्वतंत्र था, उसमें नई तकनीकी आ गई है, वो नए फर्टिलाइजर का यूज करे, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी हो, और गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी वगैरह भी तगड़ी दे दी। अब जो किसान की लागत है वो मान लो 1 क्विंटल गेहूं का उसका 500 रुपया है, और वो भारत में आके 1000 रुपए का भी बेच रहा है, तो भी उसका फायदा ही फायदा है। और भारतीयों में जो भारत है, यहाँ पर अगर कोई किसान है, उसके पास उस लेवल का फर्टिलाइजर नहीं है, उस लेवल की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि हम कॉलोनी थी ना किसी और देश की, और गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला सब्सिडी इतने बड़े लेवल पर दे सके। तो उस सिचुएशन में हमारे किसानों की लागत ही 8 रुपए 9 रुपए, अब वो जाके मार्केट में सामान बेच रहे हैं 15 रुपए 16 रुपए। तो अगर ऐसे देश का सामान भारत में आया या कोई अनाज ही आ गया, तो भारतीय तो सस्ता वाला खरीदेंगे, क्योंकि निर्धनता बहुत थी उस समय हमारे देश में। तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो आगे बढ़ सके, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आगे बढ़ सके, तो सरकार क्या करेगी? एक तो उनको जो उनका बुनियादी ढांचा है वो विकसित करेगी, इरिगेशन फैसिलिटी पे काम करेगी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रमोट करेगी, अलग अलग तरीके से उनको कम इंटरेस्ट पर लोन दिलाएगी, और साथ साथ में वहां का जो दूसरे देश का माल है या दूसरे देश की जो वस्तु है, गुड्स है, उससे उसके कंपटीशन से बचाएगी। कैसे? कि उनका जो इंपोर्ट होगा उस पर 2 तरह की रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी वाइज कि इसी क्वालिटी का आना चाहिए, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि इतना ही सामान आप अपने यहाँ से भेज सकते हो, इससे ज्यादा हमारे देश में आपका सामान निर्यात नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? भारतीय उद्योगपतियों को संरक्षण मिलेगा, भारतीय कृषकों को संरक्षण मिलेगा, और एक बार जब हम भी आधुनिक तकनीक के तहत आ जाएंगे तो फिर ओपन कर लो हमारी इकोनॉमी। जैसे 1990s के बाद से प्राइवेट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट डट के खड़े हुए, हमारे फार्मर्स डट के खड़े हुए हैं ना। तो ऐसा ही होता है किसी भी देश में औद्योगिकरण के विकास के लिए। अब ब्रिटेन क्योंकि औपनिवेशिक शासक था हमारा, तो उसने भारतीय उद्योगपतियों को ना तो ऋण पूंजी की सहायता की कि चलो तुमको कम इंटरेस्ट पर लोन दिला दे, और ना ही उनको कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कराई, और ना मार्केट को क्लोज किया, उनके कॉम्पिटिटर्स को
कुछ समय के लिए रोका, कुछ नहीं कर रही है सरकार, तो हमारे उद्योग पनपेंगे कैसे? नहीं पनप पाए। तो आधुनिक औद्योगिकरण का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, और जो पुराने हस्तशिल्प उद्योग थे वो और खत्म हो गए। भारतीय हस्तशिल्प ह्रास देश में औद्योगिकरण के विकास से नहीं हुआ था। हर देश में हस्तशिल्प पहले आता है, फिर औद्योगिकरण आता है, और हस्तशिल्प का जो पतन होता है उसका ज्यादा बड़ा रीजन यही माना जाता है कि वहां पर टेक्नोलॉजी आई और ये हाथ से बना हुआ सामान की जगह ये मशीनों ने ले लिया, ऐसा हम जनरली सुनते हैं। लेकिन भारत में ये कारण नहीं था। हमारे हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किस वजह से हुआ? इस वजह से क्योंकि अंग्रेजी माल से भारतीय बाजार को भर दिया गया। ओके, ब्रिटेन में भी हस्तशिल्प का पतन हुआ था, लेकिन वहां पे हस्तशिल्प के पतन का कारण क्या था? वहां का औद्योगिक विकास, वहां पे मशीनें लग गई। और भारत में ब्रिटिश ने कभी भी इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। इवन भारत में रेलवे लाया जा रहा है 1853 में, और रेलवे लाने के लिए भाई बड़ी मात्रा में क्या चाहिए? लौह इस्पात चाहिए। तो वो लौह इस्पात के लिए ब्रिटिश चाहते तो भारत में कारखाने डलवा सकते थे, भारतीयों को संरक्षण दे सकते थे, उद्योगपतियों को, कि लौह इस्पात का तुम यहाँ पे कारखाना डालो। नहीं, ब्रिटेन से लौह इस्पात ढोकर आ रहा है। अब आप सोचो क्या मतलब बनता है इसका, है ना? और उसका पैसा कौन दे रहा है? भारतीय दे रहे हैं। तो इस तरह से हमको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आगे बोलता है गांव की ओर गमन। अनौद्योगिकरण के कारण जब शहरों में सामान बिकेगा नहीं, ब्रिटिश सामान से ही पूरा शहर गांव सब भर गया है, तो वो जो उद्योगपति छोटे मोटे हैं हस्तशिल्प उद्योगों में, वो लोग क्या करेंगे? लंबे टाइम तक लॉस होता रहेगा तो छोड़ देंगे वो लोग, है ना? यही होता है जनरली। अब चलो दूसरा रोजगार ढूंढे, तो अब वो क्या करने लगते हैं? अपने गांव की ओर पलायन करने लगते हैं। और गांव की स्थिति क्या है? मैंने पहले बताया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग तरह की प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ना, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। तो एक्सट्रीम लेवल का लैंड रेवेन्यू इंपोज किया जा रहा था। तो ऑलरेडी खेती पर पहले से बोझ था, और उस खेती पर मान लो पहले 5 लोग ऑलरेडी उस जमीन पे लदे हुए, 5 लोग उस जमीन पे खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पे 2 ही लोगों की खेती करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। अब जो शहरों में या कहीं छोटे मोटे हस्तशिल्प उद्योग वाले थे, वो लोग भी आके उसी खेती में घुस गए, अपने ही घर वापस चले गए, तो और खेती पर बोझ बढ़ जाएगा ना, मार बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पर यही हुआ कि अनौद्योगिकरण के कारण भारतीय शहरों का पतन हुआ, गांव की ओर लोगों का पलायन हुआ। वहीं पहले से संकटग्रस्त कृषि, जिस पर पहले से इतने लोगों का बोझ है, उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। ओके, तो यहाँ पर राइटर ने यही बताने की कोशिश की कि पहली चीज हमने देखा ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि किस तरह से हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और नए उद्योग नहीं आए, यानी क्या हो गया? भारत में अनऔद्योगिकरण हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट राइटर क्या बोलता है यहाँ पे? कृषकों की बढ़ती दरिद्रता। जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उससे ना केवल हमारे देश में हस्तशिल्पों का पतन हुआ, ना केवल अनौद्योगिकरण हुआ, उन इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारे जो किसान हैं, जो हमारे मेरुदंड कहे जाते भारतीय अर्थव्यवस्था के, उस समय उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही थी। यहाँ पे एक टर्म यूज किया जा रहा है ना, दरिद्र। आपने देखा होगा सोशली कभी कोई बोलता है क्या कर रहा है? दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाएगी, इकोनॉमिकली आप बहुत वीक हो जाओगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे किसानों की दिन पर दिन दरिद्रता बढ़ रही थी। ओके, कैसे? किसानों पर सरकार, जमींदार, सूदखोर, ये तीनों जो है जोक की तरह चिपटे हुए थे। समझ में आ गया? सरकार तो जो अपर लेवल पर है वो तो क्या है, मुंह खोल के बस फाड़ देती थी, ले भैया मुझको इतना रेवेन्यू चाहिए, ये बोल दिया उसको, ये इसने ऊपर से बोल दिया सरकार ने। अब जोक की तरह कौन चूसेगा? ये जमींदार और सूदखोर। समझ में आ गया? तो सरकार, जमींदार, सूदखोर, इन तीनों का तिहरा बोझ जो है अकेले किसान झेल रही थी। इन तीनों लोगों की जो लालसा थी ना, इच्छा थी, उसको कौन भर रहे थे? किसान भर रहे थे। और उसी के कारण किसानों की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती गई। ठीक है, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं लगान में वृद्धि। सरकार क्या कर रही है पहले देखते हैं। सरकार दिन पर दिन लगान बढ़ा रही है। जैसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को किसी दूसरे देश में वॉर लड़ना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बढ़ा दो, खर्चा हो रहा है, लगान बढ़ा दो, है ना? या फिर हमको कुछ फायदा कम हो रहा है ट्रेड में, बढ़ा दो लगान, यहां से इसको पूरा कर लो, है ना? तो जहां जहां पर भी लॉस होगा, कहां पे पूरा कर लो? अरे आज इधर का लगान बढ़ा देने का, अगले साल इधर का। तो ज्यादा से ज्यादा लगान जो है वो लगाया जा रहा है किसानों पे सरकार के द्वारा। और ये नहीं देख रहे हैं कि वो लगान कब चुकाएंगे, जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि खेत तो उतना ही है ना, अब उसी खेत पर
पहले तुमने 2 रुपए लगान लगाया है ना, 5 रुपए का इनकम था, तुम 2 रुपए ले रहे थे, अभी अगले साल भी 5 ही रुपए का इनकम है और तुमने बोला देखो अब महंगाई बढ़ गई 3 रुपए लगा दे रहे हैं। ये बोल रहा भैया मेरा तो उतना ही हो रहा है। अगले साल भी 5 ही रुपए, तुमने बोला महंगाई बढ़ गई अब लोग 4 रुपए लगा दे रहे हैं। और अगले साल ऐसा हो गया कि भाई अकाल पड़ गया, जीरो इनकम हो गया, वो बोल रहे नहीं तुमको पूरा का पूरा देना पड़ेगा, पुराना हम बढ़ा भी नहीं रहे लेकिन पहले का तो दो जो पुराना चल रहा था। आप समझ पा रहे हैं स्थिति को? ये कब बढ़ाया जाता है लगान? लगान तब बढ़ाया जाता है जब आप इधर काम करो। इधर कैसे काम करो कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इधर भी तो बढ़े ना, 5 से आगे बढ़े, 5 से 6 बढ़े, 5 से 7 बढ़े, तो तुम भी बढ़ाओ। और ये कब बढ़ेगा? जब आप उनको, जैसे हमारे देश में आया था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति के बाद से हमारे देश में जो एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स है उसका जितना भी कमी था वो एकदम दूर हो गया। अदरवाइज उसके पहले हमको इम्पोर्ट करना पड़ता था मैक्सिको, यूएस से, कनाडा से गेहूं चावल, इतनी हमारी हालत खराब थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम खुद एक्सपोर्ट करने लगे दूसरे देशों को अनाज। कैसे? तो हरित क्रांति में इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप किया गया था। ओके, हरित क्रांति में आपका हरित क्रांति में आपका फर्टिलाइजर पे सरकार सस्ते से सस्ते उर्वरक उपलब्ध करा रही है। और उसके बाद से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि भाई इतना जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा इनका, अगर नहीं मिलता है, बाहर मार्केट में नहीं मिलता है तो सरकार परचेस कर लेगी। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लगान में वृद्धि कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इन पर काम नहीं कर रही। उसको मतलब ही नहीं है ना, उसको क्या मतलब है? तुमसे वोट तो लेना नहीं है, वोट तो उसको अपने देश में लेना है। अब हमारी सरकारें गड़बड़ करे कुछ, इलेक्शन में बताया जाएगा, ऐसा सिस्टम था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। एक मैक्सिमम आपने प्रोडक्टिविटी डिसाइड करके उसको लगा दिया उस पर कि कितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा उत्पादन हुआ, बहुत अच्छी बारिश हुई तो 8 रुपए का उत्पादन हो सकता है। काबिलियत है इतने की, लेकिन अगर बहुत अच्छा हुआ लगा दो 8 रुपए। समझ में आ रहा है? तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया, इससे किसानों का शोषण हुआ, ठीक है, बड़े लेवल पर। और परमानेंट सेटलमेंट में वैसे भी शोषण हो रहा है ना। अगर 8 रुपए का इनकम हो भी रहा है बाय चांस, और 8 रुपए सरकार ले भी रही है, 12 रुपए किसान ने पैदा भी कर लिया किसी भी तरीके से, तो ये अगले साल 12 का इसने 13 करा, उसके अगले साल 13 का 15 किया। तो ऐसा नहीं कि जो बच रहा है पैसा 8 के बाद जितना पैसा बच रहा है उसके पास रहेगा, नहीं, जितना किसानों का इनकम बढ़ता जाएगा। जमींदार तो फ्री है ना, लैंडलॉर्ड तो वो क्या कर रहा है, पहले वो 2 रुपए ले रहा था तो अब अगले साल बढ़ गया तो लो 4 रुपए अब तुम मुझे दो, अब तुम 6 रुपए मुझे दो। यहाँ से स्टेबल है, यहाँ से तो स्टेबल नहीं है ना, ये तो अपना बढ़ाते जा रहा है। तो किसान की तो जो इस दिन स्थिति थी वही इस दिन स्थिति। आप समझ पा रहे हैं? मतलब कुल मिला के ये जो परमानेंट सेटलमेंट था इससे किसानों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। जमीन की उर्वरता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था और भूमि से बेदखली और कर दी जा रही थी, क्योंकि किसान जो अब तक जमीन का मालिक था, परमानेंट सेटलमेंट के बाद 1893 के बाद एकदम से बोल दिया गया कि अब तुम जमीन के मालिक नहीं हो, ये जो जमींदार है ना ये इस जमीन का मालिक हो जाएगा। सरकार ने इसको यहाँ की जमींदारी दे दी है। तो जो मेरी जमीन थी आज मैं उसी जमीन पे मजदूर बनकर रह गई हूँ, ठीक है। और किसी वर्ष अगर मैं लगान चुका नहीं पाई तो बोल देगा तुम हटो, दूसरे हम ला रहे हैं किसान को यहाँ पर। तो अब आपके पास क्या है? अब तो आपके पास जमीन भी नहीं है और इसको क्या आता है, केवल खेती करने आता है, बाहर रोजगार नहीं है, तो ये क्या करेगा? भूखे मरेगा। आप समझ पा रहे? इतनी स्थिति खराब थी, इसी वजह से ये टर्म यूज कर रहा है दरिद्रता, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। ओके, अब जमींदार क्या कर रहे थे? सरकार को निश्चित लगान, लेकिन जमींदार समय समय पर दर वृद्धि, जो मैंने अभी बताया कि भले सरकार का फिक्स हो चुका था किसी किसी जगह पर, लेकिन जमींदार तो बढ़ाए जा रहे थे ना। और क्या कर रहे थे? अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। जमींदारों को जो राइट्स दिए गए थे कि भाई आप राइट तो दिया है ना कि आप लगान बढ़ा सकते हैं और आपको जो भी जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना आप कमा सकते हैं, लेकिन ये सोचा जा रहा था ना सरकार की तरफ से कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसको कुछ हिस्सा ये एग्रीकल्चर में लगाएंगे, कृषि की जमीन के विकास पे खर्च करेंगे। उसका कुछ किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। बेगारी तक की सेवा किसानों से ये लोग लिया करते थे जमींदार। और एक और नई चीज आई थी, अगर आप बहुत पुराने कोई नोवेल्स वगैरह पढ़ो उस समय की, तो आपको पता लगेगा कि जो भी पुराने जमींदार हुआ करते थे ना गांव के, उनका गांव के लोगों से एक संबंध हुआ करता था, एक वो कनेक्शन होता था। लेकिन जैसे जैसे ये स्थायी बंदोबस्त जब आया था, इसमें पता है कि जमींदार भी अगर जमींदारी नहीं चुका पाता था तो उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। तो पुराने कई सारे जमींदारों से जमींदारियां ब्रिटिश सरकार ने छीन ली, नए जमींदारों को दे दी और
और ऐसे बड़े बड़े जमींदार शहर में बैठे हुए थे, उन्होंने दूर दराज के गांव की जमींदारी खरीद ली और दो अपने टट्टुओं को बिठा दिया कि भैया तुम बीच से जो है तुम वसूल करके देना, तुम इससे वसूलना, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है इससे कि तुम गांव से वसूलना। तो अब क्या हो रहा है कि बिचौलिए बहुत सारे आ गए और किसानों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं और ना इनको इनके प्रति कोई संवेदना, तो और बुरे लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन चालू हुआ। ठीक है, और किसने एक्सप्लॉइट किया? सूदखोरों ने। अब गांव में बड़े सारे सूदखोर बैठे रहते थे क्योंकि किसानों को हर वर्ष देना होता था लगान। कहीं भी समाज में हम रहे, हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली में इश्यूज हो सकते हैं जो अचानक आ जाए, है ना, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, शादी विवाह करना हो घर में किसी का, तो या शिक्षा, अच्छी शिक्षा देनी है या कुछ भी करना है, तो आप किस में से देते हो? अपनी सेविंग्स में से करते हो। लेकिन गांव के इन किसानों के पास क्या ही सेविंग होगी? किसी वर्ष अगर बारिश अच्छी नहीं हुई और उपज कम हो गई, लेकिन लगान तो देना है, तो अब ये क्या करते थे? ये जाते थे सूदखोर बैठे रहते थे कि आओ भाई हम तुमको पैसा देंगे, लो कितना रुपया चाहिए? 2 रुपया चाहिए, ले लो 2 रुपये, इधर यहाँ पे साइन करो, अपना जमीन का पेपर दे दो, अंगूठा मार दो, ओके। और वो सूदखोर क्या करते थे कि लगातार उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाया करते थे। इवन गांव के आम लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको सूदखोर बोलते थे कि भैया तुमको हर महीने 50 पैसा बस इसका ब्याज चुकाना है। और वो ब्याज चुकाने के बाद भी पता नहीं किस लेवल का ब्याज लगाते थे और डेटा में फेरबदल कर देते थे कि किसान नहीं, उसकी कई पुश्तें उस ब्याज से ही मुक्त नहीं हो पाती थी, मूल तो छोड़ दो, ब्याज ही उनका बढ़ते जाता था। तो इस तरह से ये जो थे ना, इन्होंने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया था गांव के किसानों को। बोझ अधिक होने पर ऋण दे देते थे ये लोग। अधिकांशतः अनाज व्यापारी होते थे जो ऋण के बदले किसानों को कम कीमत पर अनाज बेचने को मजबूर कर देते थे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे व्यापारी होते थे जिनका कहना था, ज्यादातर ऐसे सूदखोर होते थे जो अनाज व्यापारी मतलब कि गांव में आपका कोई सामान, जैसे गांव में देखा है ना, सब्जियां बहुत सस्ती होती है, गांव में अब मटर मिल रहा है 20 रुपए किलो, अभी आ जाओ इधर नोएडा 60 रुपए 70 रुपए बेचा इन लोगों ने ठंड में मटर। तो क्या कि ये जो व्यापारी होते हैं वही उत्पादन को जब बाजार में लाते हैं तो वो महंगा कर देते हैं, मेन मार्केट सिटी में लाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे जो व्यापारी थे ना, वो ज्यादातर सूदखोरी का काम करते थे। वो क्या करते थे? किसानों को सस्ता ऋण दे देते थे, बोलते थे कि देखो मैं तुमको ऋण दे रहा हूँ, अब तुम्हारा जितना भी अनाज पैदा होगा ना वो तुम मुझको ही बेचोगे। अब मुझको ही बेचो में क्या हो जाएगा कि 3 लोग और खड़े हैं, ये बोल रहा है मैं 5 रुपए दूंगा, वो बोल रहा है मैं 8 दूंगा, फिर भी ये बेच नहीं सकता क्योंकि इसने इससे ऋण लिया। आप समझ पा रहे हो? तो इस तरह से किसान मजबूर हो जाते थे, ना तो उनको उनकी वस्तुओं का सही मूल्य मिल पाता था और इस तरह से बंधक बना लिए जाते थे इनडायरेक्टली। तो ये भी कारण था, ये जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनसे ये सारी एक्टिविटी भी होते हुए दिखाई देती है हमें, जिसके बारे में राइटर यहां पर बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। पुराने जमींदारों की तबाही और बिचौलियों का उदय। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एक गांव का एक लैंड है, पहले यहाँ पे डायरेक्ट एक जमींदार होता था, अब ये हट गया। अब ये हट गया मतलब कोई यहाँ का जमींदार था, स्थायी बंदोबस्त में सरकार ने बोल दिया कि भैया इतना रुपया दोगे। उस साल अकाल पड़ गया, जमींदार जमींदारी उतना वसूल नहीं कर पाया, दे नहीं पाया। सरकार जब लेने आई, इसने बोला सॉरी सर हो नहीं पाया। सरकार ने बोला छोड़ो, इसकी जमींदारी कर देते नीलाम। कौन लेगा जमींदारी? एक शहर में बैठा हुआ है बड़ा जमींदार, वो बोल रहा है बताओ भैया कितना रुपए में दोगी जमींदारी? वो बोल रहा है फलाना X रुपए में देंगे, इसने खरीद लिया। अब ये यहाँ का जमींदार हो गया, लेकिन ये शहर में रह रहा है, शहरी परिवेश में, ये अपने घर परिवार के साथ वहां, ये गाँव नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने एक आदमी को लगाएगा कि भाई तुम ना क्या करो, वहां से जाके इतनी जमींदारी तुमको वसूलनी है, तो ये मैंने तुमको ठेका दे दिया है और मानो 50 रुपए सरकार को लेने हैं। ठीक है, 50 रुपए सरकार को लेने, या छोड़ो 30 रुपए सरकार को चाहिए टोटल में का। ये अपना प्रॉफिट अलग देखेगा कि भैया मुझको ज्यादा कमाना है। ये बोल रहा है कि 80 रुपए तक हमको कमा लेना है, ये सोच रहा है कि 80 रुपए तक कमा लेना है। तो 80 रुपए तक कमाने के बाद से इसको हिस्सेदारी भी तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो ये इस जमींदार को बोल देगा कि भैया तुम जमींदारी वसूलो, 80 रुपए की जमींदारी तुम्हें यहाँ से निकालनी है। ये जमींदार भी खुद नहीं है, ये दूसरे शहर में ये एक और जमींदार को बिठा देगा गांव के कि भैया तुम जाके यहाँ से यहाँ से रेवेन्यू वसूलो। ये जाएगा, जाके लगान वसूल करके लाएगा 80 रुपए। अब जो इसके पास 80 रुपए आए, इसने इसको भी एक हिस्सा देना है, मानो 10 रुपए दे दिया, इसने इसको एक हिस्सा देना है, इसने 5 रुपए दे दिया,
ठीक है, 15 रुपए यहाँ से निकल गए, 80 में से 15 घटा दो, हंसना मत कोई भी बच्चा, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच गया इसके पास 65 रुपए, 65 में से 50 रुपए किसको 30 रुपए सरकार को दे दिया, कितना बच गया भैया, कैलकुलेशन कर लेना, 30 30 60 30, 35 रुपए इस जमींदार को हो गया फायदा। तो सरकार के हाथ में गया 30 रुपए, जमींदार के हाथ में गया 35 रुपए, इस जमींदार के हाथ में 10 रुपए, इस जमींदार के हाथ में 5 रुपए। आप समझ पा रहे हैं, सरकार को कितना मिल रहा है, 30 रुपए मिल रहा है। ये कितना दे रहा है, ये बोल रहा है कि भैया मैंने 80 रुपए दिया है लगान, ठीक है। तो अगर ये बिचौली बाई चांस नहीं होते तो क्या पता ये कम वसूलता, लेकिन उसको पता है कि भैया मेरे को 35 रुपए तो कमाना है, सरकार 30 कमा रही है तो मुझको 35 कमाना है। अब 35 कमाना है, बीच में और 2 लोगों को देना है, तो जैसे जैसे बिचौली बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे किसानों पर बोझ बढ़ता जा रहा था। और डायरेक्ट अगर सरकार लेती तो क्या करती, डायरेक्ट सरकार लेती तो बोल देती ना कि भैया मुझको 30 रुपए कमाना है, 30 का छोड़ो 40 भी लेगी तो किसानों पे बोझ कम पड़ेगा ना। लेकिन ये जो पूरी गंदी व्यवस्था आई थी ना, और दूसरा इनको इनके प्रति कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि पुराने जमींदारों की तबाही और बिचौलियों का उदय। 1815 तक लगभग 50% भूमि दूसरे के हाथों में स्थानांतरित तथा नए वर्ग का उदय हो जाता है। ये है नया जमींदार वर्ग का उदय। बिचौलिए के बढ़ने से प्रत्येक जमींदारी का लोप हो गया। पहले डायरेक्ट जमींदार जमींदारी वसूली करता था, वो जो जमींदार होता था वो उसी गांव घर का होता था, वो उनकी सहायता भी कर देता था कभी कभी किसानों की। अब वो तो प्रत्येक जमींदार खत्म हो चुका है, और जमींदार किसान के जो परंपरागत संबंध थे, इमोशनल रिलेशन, वो भी खत्म हो गए। इससे इनके कृषि विकास में रुचि खत्म। पहले के वो जो जमींदार थे उनको थोड़ा वो भी होता था, गांव के होते थे मान सम्मान के लिए कि अरे बाबू साहब हम आपके यहाँ पर आए हैं, इस टाइप की चीजें चलती थी। और जमींदार को लगता था अच्छा मैंने ये जो जमीन है इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम कर दिया, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर नल गड़वा दिया, कुआं बनवा दिया। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको वहां रहना होता था और वो उस मान सम्मान में जीना चाहता था। अभी ये शहर में बैठा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जो कृषि विकास है ना, उससे इनका कोई लेना देना नहीं था कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रहा है। इनको बस ये था कि मुझको लगान वसूली से मतलब है। बिचौलियों से लगान का बोझ भी बढ़ जाएगा। 10 लोगों को बीच में घुसाओगे, 2-2 5-5 रुपया भी बांटोगे ना, बांटोगे तो फिर ज्यादा वसूली करोगे, ज्यादा वसूली किस पर जाएगा, किसानों के कंधों पे जाएगा। तो बड़ा बुरा हाल कर दिया था इन्होंने किसानों का। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो छोड़ने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अकाल व निर्धनता, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी से दिन पे दिन देख रहे हैं हम देश में अकाल आने पे निर्धनता हो रही है। देखो हमारे देश में भी बहुत बार अभी देखो नेचुरल डिजास्टर कोई आ सकता है या आया भी होगा कभी किसी क्षेत्र में, देखो स्पेसिफिकली तो वहां पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पर हम देखते हैं सूखे की स्थिति है, अभी पेंडेमिक आपने देखा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है। कुछ देशों में आपने देखा होगा रिसेंटली अर्थक्वेक एक्टिविटी हुई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए, बहुत सारा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। तो ये जो नेचुरल चीजें ये हमारे हाथ में होती नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हमने ठीक करके बढ़ा दिया है, अलग बात है अगर उसको हम हटा दें। तो सरकार का उस समय क्या दायित्व होता है, सरकार का ये दायित्व होता है, जैसे पेंडेमिक आया उस समय क्या था, सरकार बोलती कि ठीक है आया है तो आया है, चला भी जाएगा, कुछ लोगों को ले भी जाएगा साथ में, तो गड़बड़ा जाता मामला। लेकिन सरकार उस समय खड़ी रही ना हर तरीके से, चाहे आप तक खाना पहुंचाना हो, अनाज पहुंचाना हो, या फिर जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं थी उस पर काम किया गया। वैक्सीनेशन, इंडिया जैसी जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वहां पर वैक्सीनेशन कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। बहुत तेजी से फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, ये सारी चीजें चली, बूस्टर डोज। तो सरकार का यही काम होता है कि जब भी ऐसी स्थिति आए तो उस स्थिति का जो परिणाम बहुत भयानक हो सकता है उसको कम भयानक किया जाए। हमारे देश में ब्रिटिश रूल के टाइम ऐसा नहीं हुआ। अकाल आता था, सैकड़ों के सैकड़ों लोग मारे जाते थे, महामारी आते थे, करोड़ों लोग मारे जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने ना तो स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना स्वच्छता पे ध्यान दिया, और ना ही ऐसी स्थिति में लोगों के लगान माफ किए जाते थे। ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि 19वीं सदी में वाणिज्यीकरण हो रहा था। वाणिज्यीकरण का क्या मतलब है, देखो ब्रिटेन में चल रहा है पूंजीवाद, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां पर आ चुकी है। इंडस्ट्रियलिस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, और उन इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना सामान बनाना है जिसके लिए वो रॉ मटेरियल के लिए भारत को देखते थे। तो भारत में ना थोड़ा सा वाणिज्यीकरण हो रहा था, किसका, कृषि का। वाणिज्यीकरण का मतलब क्या है कि एक आदमी गेहूं चावल ही उपजाए, और वाणिज्यीकरण में क्या होता है कि आप गेहूं चावल से ऊपर उठ जाओ, आप कुछ और ऐसी चीजें उपजाओ जो डायरेक्ट एज अ प्रोडक्ट यूज ना हो, उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाए, जैसे नील की खेती हो गई, ठीक है।
रबड़ हो गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में काम होती हैं। इसको डायरेक्ट नहीं आप कंज्यूम करते हो। नील से कपड़ों की रंगाई होगी, और यूरोप में जो भारतीय नील था ना, उससे कपड़ों की जो रंगाई होती थी, उससे जो चमक आती थी, उसकी अलग ही डिमांड थी। रबड़ से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज होता था। तो भारत में 19वीं शताब्दी में देखा गया वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा। अब वाणिज्यिक फसल जो होते हैं ना, वो हमारी खाद्यान्न फसलों के कंपैरिजन में महंगी होती हैं। गेहूं चावल की तुलना में ये महंगी होंगी। तो वाणिज्यिकरण जब भी किसी देश में कृषि फसलों का होता है तो वो उसके लिए लाभदायक होता है। क्योंकि अब मान लो बगानी फसल कोई उगा लो, ये सब चीजें क्या होती है, आपके लाभदायक हो रही हैं। कि आपने नारियल उगाना चालू कर दिया, उससे बहुत प्रॉफिट होता है, उसका अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में। जैसे गन्ना है, पटसन है, कपास, तंबाकू, मसाले, फल, चाय, कॉफी, रबड़, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन जो ये वाणिज्यीकरण हुआ भी है ना, वो हमारे फेवर में नहीं हुआ था। ये वाणिज्यीकरण पूरे तरीके से यूरोपियंस फेवर में हुआ था। कैसे, थोड़ा सा हम जानते हैं। या तो भारत में जिन वस्तुओं का वाणिज्यीकरण किया गया वो ब्रिटिश ने करवाया है जबरन। जैसे नील के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यूरोप में भारतीय नील की डिमांड थी, तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने भारत में यूरोपियन अधिकारी को या ब्रिटिश अधिकारी को दबाव डाला कि भैया नील की खेती फिक्स की जाए। तो भारतीय किसानों को बोल दिया गया कि तुमको इतने हिस्से पे नील की खेती करनी पड़ेगी, हम तुम्हारे साथ में एक बॉन्ड करेंगे, उसमें तुमको हम क्या दे देते, इतना रुपया दे देते हैं खेती करने के लिए। तुम खेती करो, खेती करने के बाद जो फसल होगी वो फसल भी हम ही खरीद लेंगे। लेकिन अब ये नील मार्केट में बिक रहा है 10 रुपए का, लेकिन ये जो व्यापारी है वो खरीद रहा है केवल 5 रुपए में, और कृषक को 5 रुपए का पूरा जो था फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 5 रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो असल में ये कृषक अगर बाजार में बेचता तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होता ना, लेकिन नहीं बेच पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको बाध्य पहले ही कर दिया गया है कि तुमको खेती करना है, और ये लोग हम ही तुमको ऋण दे दे रहे, तुम्हारे पास ऋण भी नहीं है। तो ऐसे किसान जिनको ऋण की जरूरत होती थी उस तरीके से बाध्य कर लिया जाता था। या फिर कई सारे तो ऐसे यूरोपियंस भी आए जिनको लगा कि भारतीय नील की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उन्होंने भारत में आके एक जमीन लेकर नील की खेती करने की कोशिश भी की। खुद इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन जमा नहीं उनको, तो वो दूसरे उद्योग में चले गए। कहां पर ब्रिटिश उद्योगपति सक्सेस हुए, जो भारत में डायरेक्ट आकर यहीं पर रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे उगाने के लिए उन्हें। जैसे आपका चाय बागान, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारतीय चाय बागानों में अपना पैसा लगा रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भारत में कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ वो हमारे फेवर में बहुत कुछ गया नहीं, उसका प्रॉफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश ने उठाया। जो चाय बागान भारत में लगाए हैं वो ब्रिटिश ने लगा रखे हैं। भारतीय सस्ते श्रमिक का यूज कर रहे हैं। अब चाय बागान जो होता है ना, उसमें ह्यूमन लेबर का बहुत जरूरत होता है, हाथ का बहुत काम होता है पत्तियों को चुनने वगैरह में। तो ब्रिटेन में या एक तो वो क्लाइमेट नहीं है, दूसरा ये कि अगर बात भी करें तो इतना सस्ता श्रम जो भारत में वो कहीं और नहीं मिल रहा। तो भारत में सस्ता श्रम मिल रहा है, उनको पता है कि यहाँ जाते हैं, क्लाइमेट भी फेवरेबल है, सस्ता श्रम मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, और उसको प्रॉफिट को कमा के हम संपत्तिवान बन जाएंगे। तो जो भारत में हमें दिखाई देता है कि फसलों का वाणिज्यीकरण हुआ, वो वाणिज्यीकरण का लाभ पूरा कौन ले गया? ब्रिटेन ले गया। भारतीय कृषक के लिए यह एक विवश था। हालांकि वाणिज्यिक कृषि लाभकारी होती है, लेकिन भारतीय किसानों के लिए ये लाभकारी नहीं रही। सूदखोरों का ऋण चुकाने में असमर्थ किसानों को ये फसलें अत्यंत कम कीमतों पर बेचनी पड़ती थी। देखो, ऋणग्रस्त हो, आपके पास में पैसा नहीं है, ब्रिटिश व्यापारी इसका फायदा उठाते थे, उनको ऋण देते थे और बोलते थे कि ऋण के बदले अब तुम गेहूं चावल मत उपजाओ, गेहूं चावल के बदले तुम नील की खेती करो या किसी अन्य उत्पाद की खेती करो, और जब ये तुम पैदा कर लोगे तो तुम मुझे बेचोगे। और फिर ये ले जाके शहर में बेच देते थे ज्यादा कीमत पे। किसानों की स्थिति और तब खराब हो गई कि जब इनको पैसा कम मिला और इन्होंने नील बोया था ना, तो अब इनको गेहूं चावल तो खरीदना पड़ेगा। अब मार्केट में जाके गेहूं के चावल खरीद रहे हैं, उसमें हालत खराब हो जा रही है। तो अब तक कम से कम इनकी स्थिति ये तो थी कि गेहूं चावल बो दे रहे थे, उसको खा ले रहे थे। अब वाणिज्यिक फसल में इनके खाने तक की अब हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए बोल रखा है कि निर्धनता वाली सिचुएशन में ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि साथ ही जो वाणिज्यिक फसल उगाई जा रही थी वो इंटरनेशनल डिमांड पर उगाई जा रही थी। जैसे इंटरनेशनली हम देख रहे हैं भारतीय कपास का बहुत वैल्यू था या भारतीय नील की बहुत डिमांड थी। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी हो रहा है तो उसका आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर,
पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ गई है। तो ऐसा ही उस समय भी था कि भारत में जो वाणिज्यिक फसल का उत्पादन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मांग के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी घटना होगी इसकी मांग पे फर्क पड़ जाएगा। तो जब डिमांड हुई तो तुमने यहाँ पे पैदा करवा दिया, और जब डिमांड खत्म हो गई तो फिर ये पैदावार कहाँ जाएगी, तुम इन्हें छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में ये और गंभीर सिचुएशन में पहुंच जाएंगे ना। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि साथ ही वाणिज्यीकरण से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का इस पर प्रभाव पड़ने लगा। जैसे एक इंसिडेंट बता रहा है, 1861 में कपास की कीमत एकदम बढ़ने लग गई थी। इंटरनेशनल जो भी चीजें हो रही थी, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो एकदम से अभी कोई 2 देश में लड़ाई हुई, उस देश से कपास जो है पहले किसी और देश में जाता था, लेकिन अब वहां पर युद्ध चल रहा है, तो अब कपास का सप्लाई बंद हो गया। तो वो देश भारत की तरफ देख रहा है कि यहाँ से कपास का सप्लाई करेंगे, तो एकदम भारतीय कपास की डिमांड बढ़ गई, यहाँ से खूब सप्लाई हो रहा है और पैसे कीमत भी बढ़ गए हैं। लेकिन जैसे ही वहां पे वॉर खत्म हो गया, वापस वहां से सप्लाई चालू हो गई, और जो यहाँ के लोगों ने इतना प्रोडक्शन करा था वो अब किधर जाएगा, तो औने पौने दाम पर इनको बेचना पड़ रहा है। तो स्थिति इनकी गंभीर हो जाएगी ना। तो 1866 में जब मंदी आई तो किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ी, जमीनें तक लोगों की नीलाम हो गई थी, अकाल की सिचुएशन आ जाएगी। अतः कृषि वाणिज्यिकरण का ना तो कृषकों को लाभ हुआ और ना ही उससे उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक उद्योगों का विकास। क्या भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन जीरो थी? नहीं, थोड़े बहुत उद्योग हमें भारत में पनपते हुए दिखाई देते, स्पेशली अगर मैं बात करूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब भी वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जिसकी डिमांड हुई, और इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति जिनके पास खुद का पैसा था, देखो उस समय सरकार का किसी को सपोर्ट नहीं था। आज तो बोला जाता है ना सरकार के द्वारा कि तुमको छोटा मोटा कोई उद्योग डालना है तो हमसे ले लो 1 करोड़ तक का लोन, इतने उसमें कर्मचारी होंगे, 10 करोड़ तक का लोन उसके लिए। तो अगर कोई भी जोखिम उठाने तैयार है, आम आदमी भी जाकर आज इंडस्ट्री वगैरह चला सकता है अपने हिसाब से कि भाई इतनी पूंजी मुझे इधर इन्वेस्ट करना है। उस समय सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुद का धन था वो इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कुछ वस्तुओं की डिमांड हुई तो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भारत में हमें उभरते हुए दिख गए, उन्होंने उन वस्तुओं की पैदावार कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो थोड़े से कुछ उद्योगों में हमें विकास दिखाई दिया वर्ल्ड वॉर के समय में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पे आधुनिक उद्योगों की स्थापना, मशीनीकरण का युग आरंभ हुआ। ये जितना दिखा रखा ना बड़े पैमाने पे, ऐसा कोई बड़ा पैमाना था ही नहीं। 1800 के आसपास कोई ऐसा बड़ा पैमाना नहीं था। हाँ, 20th सेंचुरी में हमें दिखाई देता है, वर्ल्ड वॉर के समय थोड़ा बहुत आई, वो भी इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, 1853 की बात कर रहा है, बंबई में कावसजी नाना भाई ने एक सूती मिल की शुरुआत की। ये इक्का दुक्का जो दिखाई दे रहा है आपको। 1855 रिश्रा बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना हुई, लेकिन अधिकांश उद्योगों पर विदेशियों का ही स्वामित्व बना रहा। तो यहाँ पर बता रहा है कि अब देखो भारत में ना जो ये वाला क्षेत्र है, बॉम्बे, गुजरात, यहाँ पर जो सूती मिल की स्थापना हो रही थी इसमें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है आज का बांग्लादेश बोलोगे भारत का ही हिस्सा था, और ये जो आज का वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जूट का बहुत उत्पादन होता था। ठीक है, खेती जूट की वहां होती थी, और जो ये आज का बांग्लादेश है ना, यहाँ पर जूट मिल पाई जाती थी। पार्टीशन की वजह से वैल्यू कम हो गई क्योंकि जूट मिल सारी उधर चली गई, पैदावार इधर रह गई। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ना, यहाँ पर जो जूट में पैसा लगाया जा रहा था या पटसन में उद्योगपति आ रहे थे, वो बोल रहा है कि कौन थे, विदेशी थे, यानी कि यूरोपियंस थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, तो भारत में उद्योगों का विकास जो हुआ है उसमें भारतीय भी हैं और ब्रिटिश भी हैं, तो कुछ लेवल पर उद्योग धंधे हमें लगते हुए दिखाई देते हैं। अब उसका रीजन क्या था, वो वहां से आके यहाँ पे क्यों उद्योग कर रहे हैं, जैसे पटसन का एक एग्जांपल दिया, क्योंकि भारत में उन्हें सस्ता श्रम मिल रहा है, बहुत कम कीमत पे काम करने वाले मिल जा रहे हैं, और अच्छा मार्केट भी मिल जा रहा है। यहीं से पैदावार किया, यही मार्केट में सामान को बेच दिया, कच्चे माल की उपलब्धता मिल जा रही है। पटसन जो है रॉ मटेरियल, जूट की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, अब उससे आपको क्या बनाने, बैग्स बनाने हैं, कुछ भी बनाना है
तो अब यहाँ से सामान ढो के ले जाओ ब्रिटेन, ब्रिटेन में तैयार करके लाओ भारत में बेचने के लिए, तो उसे लगा क्या करना है, यहीं पर पैदावार करते हैं, रॉ मटेरियल मिला, उससे हमने क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज में डाला, उससे प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके यहीं के मार्केट में सेल कर दिया। तो यहाँ पर कुछ चीजें, नौकरशाही इनके फेवर में थी, क्योंकि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा था, ब्रिटिश ही तो नौकरशाही में भरे हुए थे, है ना। अनुकूल दशाओं से तेजी से विदेशी पूंजी का प्रवाह हुआ, और बोल रहे कि ये कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस थी जिन्होंने भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास में योगदान दिया, और ऐसे ब्रिटिश पूंजीपति भारत में पैसा लगाने आए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगा रहे हैं हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। देसी स्वामित्व वाले क्षेत्र 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र, जूट तथा 20वीं शताब्दी में चीनी और सीमेंट उद्योगों की स्थापना कर पाए। बोल रहे विदेशी स्वामित्व हमें ज्यादा दिखाई दिया उद्योगों में, उसका रीजन मैंने बताया, और देसी स्वामित्व में जो उद्योगों पनप रहे हैं वो उद्योग 19वीं शताब्दी में कौन से, सूती वस्त्र और जूट वाले, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है ना। कहाँ गए भाई, बंबई में कावसजी नाना भाई ने जो स्टैब्लिश किया था। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हम देखते हैं चीनी, सीमेंट, इन सब का उत्पादन भारत में होने लगता है, लेकिन इन्हें साख की समस्या थी। अब जो हमारे देश के ही लोग थे, व्यापारी थे, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था। क्या आता था कि इनको ऋण नहीं मिलता था, सरकार ऋण देने तैयार नहीं थी, सरकार किसी तरीके का प्रशुल्क संरक्षण नहीं देती थी। प्रशुल्क संरक्षण का मतलब है कि भाई तुम ये प्रोडक्शन कर रहे हो तो दूसरे देश से हम इस चीज का आयात नहीं करेंगे, तुम्हारी ही बनाई हुई चीज भारत में बिकेगी, ये संरक्षण नहीं दिया जाता था। असमान प्रतिस्पर्धा, अब ब्रिटेन से इनका कंपटीशन करवा रहे थे, जहां पे सरकार संरक्षण दे रही है और जिन्हें संरक्षण नहीं दे रही है, ऐसे दो लोगों का कंपटीशन कराया जा रहा था, उनका सामान भारत में आ जा रहा था। विदेशी उद्योगपतियों का दृढ़ विरोध, तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से देसी स्वामित्व वाली जो भारत में फैक्ट्री थी ना, वो उतनी ज्यादा पनप नहीं पा रही थी विदेशी स्वामित्व वाले आधुनिक उद्योग के कंपैरेटिवली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशी कारकों के कारण कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से, लेकिन कुछ अन्य उपेक्षित रह गए। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें औपनिवेशिक हित में ही हो रही हैं। तो कुछ कुछ चीजें तो ऐसी थी या कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनके आधुनिक उद्योग पड़े, किसी पर्टिकुलर वस्तु का उत्पादन बढ़ गया और किसी चीज के उत्पादन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो जो उद्योग पड़ भी रहे हैं ना, उसमें भी बड़ा असमानता है, ठीक है। और वही कुछ क्षेत्रों को भी महत्व दिया गया, तो कोई क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, कई कई क्षेत्र अंडर डेवलप्ड रह गए। हम देखते हैं ना आज बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, या पर्टिकुलरली आप कोई स्टेट की बात करो, यूपी है, या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से डिमांड उठती है कि यहाँ इस राज्य में ये जो जगह है इसका विकास नहीं हो पाया है, तो बोलता है कि भैया हमको अलग कर दो, इस राज्य से अलग राज्य बना दो हमको, तो हमारा विकास चालू हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिएगा ये क्या बोलना चाह रहा है, कि समान रूप से विकास नहीं हो रहा है, किसी क्षेत्र का बहुत विकास हो गया, कोई अल्प विकसित रह गया, ऐसी स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, इससे क्या होता है, हमारे देश की राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लग जाता है। जैसे अभी यूपी में कई बार अलग अलग रीजन से डिमांड उठ जाती है कि भाई हमको अलग कर दो, अलग राज्य बना दो। नॉर्थ ईस्ट में कई जगह डिमांड उठ जाती है। तो वो कब डिमांड उठती है, अगर एक जैसा विकास होगा तो सबको लगेगा ना हाँ समान है। अब एक जैसा विकास नहीं है तो बोलेगा भैया मेरे को अलग कर दो, मेरे को तुम्हारे साथ रहने का ही नहीं है। तो अलग कर दो मतलब क्या, देश की अखंडता टूटेगी ना, खंड अखंड नहीं रहेगा, खंड हो जाएगा, टूटने की बात। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इससे हमारे देश की अखंडता को धक्का लग रहा था। तकनीकी शिक्षा को संरक्षण ना दिए जाने के कारण उद्योगों को तकनीकी दक्ष श्रमिकों के अभाव का सामना करना पड़े। वो टेक्नोलॉजी इंडिया में ना आई थी, ना उसका प्रयास किया ब्रिटिश ने कि उस तरह की टेक्नोलॉजी को भारत में सिखाया जाए। तो उसकी वजह से जो हमारे श्रमिक भी हैं उनके पास में श्रम ही है, लेकिन वो श्रम अगर नई तकनीक के साथ मिल जाती तो अलग लेवल का प्रोडक्शन होता ना, वो नहीं यहाँ पर दिखाई दिया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का राष्ट्रव्यापी आलोचना। राइटर बोलता है कि अब ये जो भी आपने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करा, जैसे हमने जाना कि हमारे हस्तशिल्पों का पतन हुआ, हमारे देश में अनऔद्योगिकरण हुआ, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से किसान दरिद्र हो गए, ठीक है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हुआ, और जो हुआ भी उसमें भी विदेशी स्वामित्व ही हमें दिखाई देता है। तो अब थोड़ा सा इसका क्या कर लेते हैं, हम आलोचना कर लेते हैं कि
जो तुम कांड करके गए उसको देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में बुद्धिजीवियों द्वारा समर्थन दिया गया था। 19वीं सेंचुरी का मतलब है 1801 के बाद। देखो जो बुद्धिजीवी स्कॉलर लोग हैं उनके भी समझने में आने की बात है ना, धीरे धीरे चीजें खुलेंगी ना। हमारे लिए बहुत इजी है क्योंकि इन्होंने इजीली किताबों में समझा के लिख दिया, तो हम फटाफट पढ़ के समझ जा रहे हैं। लेकिन इस बात को अपने आप में समझना कि अब क्या चल रहा है इकोनॉमिक लेवल पर, ब्रिटिश बोल रहा है हम तुम्हारे लिए रेलवे लेकर आ रहे हैं, अब यहीं पे भारतीय बोले देखो सरकार आई, ये रेलवे लेकर आई हमारे लिए, ये समझने वाली बात। लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं वो उन चीजों के पीछे तर्क ढूंढते हैं, वो सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन उनको समझते भी समय लगा। तो यहाँ पर ये बोले कि इनिशियली जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने समर्थन किया कि हाँ सरकार कर रही है और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में हमारा विकास हो रहा है। लेकिन 1860 के बाद ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया, सबके आगे आ गया कि नहीं ये वो नहीं है, ये गलत कर रही है। वास्तविक स्वरूप खुद ये स्कॉलर सामने लेकर आएंगे जो बताएंगे कि रेलवे क्यों लाया गया है, ये बताएंगे डाकतार क्यों लाया गया है, ठीक है, ये बताएंगे कि इंडिया से जो इतने बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और दिख रहा है कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है, एक्चुअली हमारे लिए बहुत नेगेटिव है। हमारा सारा संसाधन सस्ते दामों में बाहर जा रहा है और हमारा जो तैयार माल है वो बाहर जा ही नहीं रहा है। तो एक्सपोर्ट बढ़ भी रहा है लेकिन किस चीज का बढ़ रहा है, और वहां का तैयार माल हमारे बाजार में भर दिया जा रहा है। ये बताएंगे कि तुम्हारे ब्रिटेन के अधिकारियों को तुम भारत में नियुक्त क्यों कर रहे हो, क्या भारतीय पढ़े लिखे नहीं है कि इनको अधिकारी बना सको? नहीं, सारे अधिकारी भारत में ब्रिटिश बन रहे हैं और उनको मोटा मोटा सैलरी दिया जा रहा है, सैलरी के बाद में पेंशन दिया जा रहा है। तो ये सैलरी पेंशन सब कहाँ से जा रहा है? भारतीय कोष से जा रहा है। समझ में आ गया? भारत में रेलवे लाना था तो ब्रिटेन से लौह इस्पात तुम आयात कर रहे हो, ब्रिटिश पूंजीपति का तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि तुम पैसा लगाओगे तुमको इतना % ब्याज दिया जाएगा। तो ये ब्याज और ये मूल सारा कहाँ से जाएगा? भारतीय कोष से। तो भारतीय पैसा क्यों नहीं तुमने इसमें लगाया? समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ना, इसको सामने उजागर कर दिया जाएगा 1860 के बाद, स्पेशली कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद। अब बोल रहा है राष्ट्रवादियों के द्वारा आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखाई देता है दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने तो खोल के रख दिया था ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये जो दादा भाई नेहरू जी थे, इन्होंने ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी सबके आगे लेकर आए। भले ये लिबरल लीडर थे, उदारवादी चरण के नेता थे, लेकिन इन्होंने बहुत पोलाइटली चीजों को एक्सप्लेन किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि गलत कर रहे हैं आप इंडियन वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, तो भारत में भारतीयों की नियुक्ति की जाए अधिकारी पद पर, ठीक है, यहाँ के उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, ये बोलेंगे। प्रशासनिक अधिकारी या जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसका एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सम्मिलित किया जाए, है ना, भारतीय प्रशासन में शामिल हो, ठीक है। इसके अलावा किसानों को संरक्षण दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है भारत में उनको आप प्रमोट करें, जो आप प्रशुल्क नहीं लगा रहे हैं विदेशों से आए हुए सामानों पर, उस पर वो लगाइए ताकि भारतीय उद्योगपतियों को संरक्षण दिया जा सके। दादा भाई नेहरू जी पहले सारी चीजों को खोलेंगे और खोलने के बाद फिर डिमांड करेंगे कि देखो ये आप गलत कर रहे हैं, आप ये इंडियंस के फेवर में करिए। तो दादा भाई नेहरू जी ने अपनी किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें बहुत डिटेल से इन चीजों को डिफाइन करा है। महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वीश चंद्र राय, ये सारे मॉडरेट फेज के ही लीडर्स थे और इन सब ने समय समय पे ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी को सामने रखा है। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो यही है, ठीक है। इंग्लैंड में अनाज और कच्चे माल के रूप में भारत का धन बेचा जाता। इनका कहना था कि भारत से ब्रिटिश बोल रहे कहाँ हम तुम्हारा पैसा ले रहे हैं, हम तो उल्टा तुमको सर्विस दे रहे हैं, हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी के जो अधिकारी हैं वो हम तुमको दे रहे हैं, तुम्हारी सर्विस में हम लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं तुम सर्विस में नहीं लगे हो, तुम भारत से क्या कर रहे हो, पैसा ले जा रहे हो। किस फॉर्म में? अनाज भी ले जा रहे हो वहां से सस्ता, कच्चा माल भी ले जा रहे हो, और इस रूप में आप यहाँ से वेल्थ का ड्रेन कर रहे हो, धन की निकासी कर रहे हो। और विनिर्मित उत्पाद के रूप में भाई हमारे ही यहाँ का कपास तुम 2 रुपए का खरीद के ले गए अपने यहाँ पर, कोई ड्यूटी नहीं दिया, सर डायरेक्ट पहुंच गया ब्रिटेन पहुंचा। अब 2 रुपए का तुमने जो तुम्हारा रॉ इनपुट था वो लगाया और कुछ चीजें लगाई, मान लो 3 रुपए तुम्हारा पूरा इसमें इनपुट पड़ा, ठीक है। अब तुमने इसके लिए कॉस्ट डिसाइड कर लिया, क्या? 7 रुपए डिसाइड करा, और ये 7 रुपए में तुमने शर्ट बना के भारत लिया है, ठीक है, और इसको यहाँ पर तुम बेच रहे हो,
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम सस्ता कच्चा माल ले गए, इसकी वजह से तुम्हारा तैयार माल भी सस्ता था। अब आ जाते हैं भारत में। भारत में कोई कृषक है, उसको 2 रुपए का तो एक तो कपास पास नहीं, ये ज्यादा सस्ते में ले जाते थे। अब भारतीय जो दस्तकार हैं या हस्तशिल्पी हैं, उनको 3 रुपए का वो पड़ रहा है कपास, इतना सस्ता नहीं मिल पा रहा है। मानो 2 का भी पड़ जाए, 3 का भी पड़ जाए, जो भी बोलो। उसके बाद से वो हाथ से बना रहा है, उसके पास में बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं है, उसका पूरा दिन जा रहा है, एक पूरा दिन जा रहा है आपको अगर एक शर्ट बनाने में, तो आप उस दिन के हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड करोगे ना। और अगर आप एक महीने में 10 ही शर्ट बना के तैयार करो या 20 ही शर्ट बना के तैयार करो, और वहाँ मशीन में एक दिन में 50-50 शर्ट्स बन के तैयार हो जा रही हैं, तो आप टाइम के हिसाब से, अपनी एनर्जी और क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी घटिया होती थी, मार्केट में सामान होता था 4 महीने में फट के बराबर, तो ये अब उस पे पूरा और कुछ इनपुट लगा रहे हैं, 2 रुपए मान लो और पड़, या 5 रुपए इनका इनपुट पड़ा है, तो अब ये यहाँ पर सोचे कि मैं 8 रुपए का सामान बेचूं, कम से कम 3 रुपए का तो प्रॉफिट हो ही हो। लेकिन अब ये 7 रुपए और 8 रुपए में भी लोग 7 वाला ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि तुमने क्या करा, विनिर्मित उत्पाद के रूप में भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया, यानी वहां से बनाया हुआ सामान तुम भारतीय बाजार में डंप कर रहे हो। भारतीय धन इंग्लैंड पहुंच जा रहा है इससे भी। अब अगर कोई भारतीय इस शर्ट को खरीदेगा तो 8 रुपए किधर गया, भारतीय हस्तशिल्प कारीगर के पास गया। अब वो 8 रुपए से जाएगा घर में कि चलो भैया गेहूं खरीद के लाते, चावल खरीद के लाते, तो वो मार्केट में गया, मार्केट में पैसा वापस से इंडियन इकोनॉमी में ही घूम रहा है ना। लेकिन अगर तुमने ये 7 रुपए की शर्ट खरीदी है, तो ये जो पैसा है वो किधर गया, वो ब्रिटेन गया। तो ये दिखाना चाह रहे थे कि तुम कच्चा माल ले जा रहे हो सस्ता, उस कच्चे माल अनाज के रूप में तो भारतीय धन ले ही जा रहे हो। जब तुम तैयार माल ला रहे हो भारत में और उसको बेच रहे हो, तो तुम डायरेक्ट मनी फॉर्म में भारत से पैसा ले जा रहे हो। क्योंकि अगर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होते, वो इन सामान को पैदा करते, उनको प्रॉफिट होता, तो वो भारत में ही लगाएंगे ना, मतलब देश में ही खर्चा होगा। लेकिन अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बेंगलोर जाऊं जॉब करने के लिए, मेरे घर वाले यूपी में रहते हैं, तो मैं कितना भी कमा लूं, मैं बेंगलोर में, मैं तो अपने घर में भेज रही हूँ, तो वो किधर जा रहा है, किस स्टेट में जा रहा है, यूपी में जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर पेश किया था इन सारे स्कॉलर्स ने। इन भारतीयों द्वारा मांग की गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप भारतीय हितों के अनुरूप हो। तो पहले इन्होंने सब कुछ उजागर किया जो मैं ऑलरेडी पढ़ा कर आई हूँ। फिर इन्होंने डिमांड किया कि देखिए, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी आप ला रहे हैं उसमें इंडियंस को ध्यान में रखिए, ब्रिटेन को नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसी में देखिए इंडियंस का क्या फेवर है कि नहीं हो रहा है। ब्रिटिश नीति ने भारतीयों को निर्धन बनाया। इनका कहना था कि जो भी आपकी पॉलिसीज थी, इसकी वजह से हमारे जो भारतीय हैं वो और ज़्यादा निर्धन हो गए। ब्रिटिश हिस्टोरियंस का तो कहना था कि क्या भारत में पहले निर्धनता नहीं थी, या ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। देखो, भारत में पहले भी अकाल पड़ते थे, भारत में राजा महाराजा पहले भी रेवेन्यू लिया करते थे, लेकिन वो जो भी पैसा था वो इंडियन इकोनॉमी में ही घूम रहा था। हमारा बहुत बड़ा पैसा, हमारा बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन बड़ी मात्रा में कहाँ पहुंचा है, यूरोप और ब्रिटेन पहुंचा है, तो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है। और बाकी जितना भी, चाहे कोई राजा अच्छा रूल करे, खराब रूल करे, लेकिन जितना भी पैसा था वो इंडियन इकोनॉमी में ही घूम रहा था, यहाँ पर वो नहीं हुआ। तो ब्रिटिश नीति ने भारत को निर्धन बनाया। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं देश की, कि देश निर्धन हो गया ना। देश का पैसा एक व्यक्ति से दूसरे तक जा रहा है, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है, तो देश में ही है। लेकिन अगर उस देश का पैसा एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा है जो दूसरे देश का है, तो देश से वेल्थ ड्रेन हो रहा है ना, तो इसने हमारे देश को ही निर्धन बना दिया। ठीक है। मानव निर्मित, इसके कारण पूंजी संचय और निर्माण नहीं हो रहा था। ये जो पॉलिसीज थी ये ब्रिटिश बना रहे थे, और यहाँ पर ये समझ आ रहा था कि भारत में पूंजी संचय नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉफिट है वो ब्रिटिश अधिकारियों के पास जा रहा है, अधिकारी ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पैसा रुक ही नहीं रहा है। भारतीय औद्योगिकरण भारतीय धन पर आधारित और विदेशी पूंजी निवेश से राजनीतिक विदेशी निवेशकों के हितों का पक्ष पोषण हो रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोल रहा है कि हमारे देश में जो छोटे मोटे उद्योग भी लगे वो हमारे ही पैसों पर लगे हैं। ठीक है। और जो विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगपति भारत में आए उससे तो हमारा कोई प्रॉफिट होगा नहीं। जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ भेजेंगे, वो अपने यहाँ पे। अगर मान लो कोई बोल भी दे, ब्रिटिश आके आपको गिना भी दे कि देखो भैया तुम्हारे यहाँ पे ये उद्योग लगा, ये उद्योग लगा, ये उद्योग लगा, इतने सारे उद्योग लगे 19th सेंचुरी में, तो तुम बोलो कि भैया ये सारे उद्योग में कितने भारतीय स्वामित्व वाले हैं, तो आपको दिखाई देगा 10%। तो 90% विदेशी स्वामित्व वाले, तो उन उद्योगों से जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो विदेशी कहाँ भेजेंगे, अपने ही देश भेजेंगे ना।
अपने घर भेजेंगे। तो हर तरीके से तो हमारा पैसा, भारत का पैसा जा रहा है ना बाहर, ये बोलना चाह रहा है। व्यापार और रेल प्रगति से ब्रिटिश को लाभ, ये बोल रहा है कि जो ट्रेड हो रहा है उससे ब्रिटिश को लाभ हो रहा है। रेलवे आया भारत में, उससे हमें नहीं, ब्रिटिश को लाभ हुआ। विदेशी व्यापार देश के प्रतिकूल। विदेशी व्यापार मतलब आयात निर्यात हमारे फेवर में नहीं था, ब्रिटिश के फेवर में था। भारत से कच्चे सस्ते माल का निर्यात हो रहा है और तैयार माल का आयात हो रहा है। कच्चा माल जा रहा है, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है, सस्ता जा रहा है क्योंकि। दूसरा, तैयार माल आ रहा है, वो भी नेगेटिव है क्योंकि वो तैयार माल भी कंपेरेटिवली सस्ता है भारत में बनने वाले उत्पादों से। तो उसके आगे हमारी भारतीय उत्पाद नहीं टिक पाएंगे। अब आप बोलोगे कि देश का तो ये काम होता है सरकार की सस्ते से सस्ता लोगों को सामान दिलाए, सस्ते से सस्ता सामान दिलाए, लेकिन वो सामान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा तो पैसा भारत में रुकेगा ना। अब सस्ते से सस्ता सामान दूसरा देश आए, 2 रुपए का सामान बेच के आपके यहाँ चले जाए, आपसे पैसा कमाए लेकर अपने देश चले जाए, तो पूंजी तो आपकी बाहर गई ना। ये देखो ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जो व्यापार था वो उनके फेवर में था, हमेशा याद रखना है। वही रेलवे जो था वो भी उनके, रेलवे वो क्यों लेकर आए थे, रेलवे की वजह से ये तैयार माल दूर दराज के गांव तक पहुंच रहा था। गांव से कच्चा माल ये अपने शिप में लाद के यूरोप ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, समझ में आ रहा है। और ये रेलवे भी अपने फेवर में लाए थे ना, जैसे सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, कहीं विद्रोह हुआ तुरंत चले जाएंगे, तो सारी चीजें ये अपने फेवर में लेकर आए थे। लेकिन अब रेल चल रही है तो हम तो बैठेंगे ही ना, ऐसा तो है नहीं हम उसका यूज नहीं करेंगे। तो नो डाउट उससे हमारे नेशनल मूवमेंट को भी थोड़ा सा पुश मिला, लोगों की कनेक्टिविटी हुई, संपर्क बने, तो वो प्रॉफिट बना। लेकिन वो ऐसा है कि भाई तुम बहरे हो और तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई, किसी ने कान पे एक झापड़ मारा और तुम्हारा कान खुल गया, अब वो बोल रहा है कि थैंक यू बोलो मुझे। अब थैंक यू तो तब बोलो ना जब ये तुम्हारा कान ठीक करने के लिए किया गया, नहीं ये क्यों, ये तो वो मारा तुमको, तुम्हारी उससे लड़ाई हुई, तो अब अनइंटेंशनली साइड में तुम्हारा बाय लक ठीक हो गया। तो ऐसा ही भारतीयों के साथ था कि रेलवे, डाकतार, ये सब ब्रिटिश अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए ला रहे हैं, अपनी आर्थिक सुविधा के लिए ला रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा बहुत तुमको मिल जा रहा है और उसको वो गिना दे रहे कि देखो तुम्हारे लिए लाए। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। एक मार्गी मुक्त व्यापार प्रशुल्क नीति आपको कभी भी आएगा क्रिटिकली एनालिसिस करने मेंस में, आप बोलो, खुलकर बोल रहा है यहाँ पर कि उन्होंने क्या किया, आलोचनात्मक टिप्पणी यही होती है ना कि देखो कैसे ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश किया उन्होंने। एक मार्गी मुक्त व्यापार कि केवल वहां से भारत आने का दरवाजा खुला है, भारतीय व्यापारियों को उधर जाने का दरवाजा नहीं खुला है, और ना ही वहां से जो आ रहे व्यापारी उन पे तुम कोई प्रशुल्क लगा रहे हो, भारत से जो जा रहे हो उन पे तुम प्रशुल्क लगा के उनका सामान महंगा कर दे रहे हो। तो अपरिपक्व, असमान, भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुई। और जब भी ऐसी प्रतिस्पर्धा होगी तो इसमें क्या होगा, आप ही हारोगे ना, जिसके साथ गलत किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो इससे भारतीय हस्तशिल्प का सर्वनाश हो गया। वहीं सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना, जबकि विकास उपेक्षित करना। जो भी सरकारी व्यय किया जा रहा था वो इस सेंस में कि उनको कैसे प्रॉफिट पहुंचाना है, रेलवे में किया गया उनको कैसे प्रॉफिट पहुंचाना है, उसमें डेवलपमेंट का कोई फैक्टर नहीं था कि हम भारत में विकास करने के लिए रेलवे लेकर आ रहे हैं, ऐसा कोई उनका इंटेंशन नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो आपके स्वास्थ्य पे खर्चा करते, वो आपके इरिगेशन फैसिलिटी पे खर्चा करते। कृषि जो हमारे देश का मूलभूत आधार है, 80% पॉपुलेशन उस समय डिपेंडेंट थी, उनने उस पर काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई भी सरकार करती, इवन इंडिपेंडेंस के बाद हमारा 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेन एजेंडा वही था कि हम लैंड रिफॉर्म लेकर आ रहे थे, जमीन सुधार, भूमि सुधार कानून लेकर आ रहे थे। और इनिशियली हमने स्टार्ट कर दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमको पता था कि हमारी इकॉनमी पूरी तरह एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए हमारे 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को अलग लेवल की इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कोई भी सरकार यही करती, ब्रिटिश ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमारे विकास के लिए कुछ नहीं कर रही थी, वो रेलवे पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने फेवर में। आर्थिक निकास, देश के कुल भू राजस्व से अधिक जितना हमारा लैंड रेवेन्यू था, टोटल लैंड रेवेन्यू, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश से पैसा जा रहा था अधिकारियों के वेतन, अन्य रूप में। सरकारी राजस्व का आधा, ठीक है, बोल रहे कि सरकार को जितना राजस्व मिलता था ओवरऑल उसका आधा लगभग भारत से बाहर जा रहा है। और अगर हम हमारे जीडीपी का बोले तो उसका बोल रहा है 8% हिस्सा। तो ये आपको थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का डेटा बता रहा है कि आप फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तर्क दे सकते हैं कि इतना बड़ा भारतीय धन का जो हिस्सा है वो यहाँ से जा रहा है। और ये भी इन स्कॉलर्स ने बताया है, एक्चुअल डेटा कितना बड़ा होगा वो नहीं आप बता सकते, ये एक थोड़ा सा मापतौल किया हुआ डेटा है, मतलब एक ऊपरी तौर पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक मामलों ने
राष्ट्रीय असंतोष को उग्र बनाया। इससे उदारवादी काल में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को बल मिला। तो पॉजिटिव सिर्फ यही हुआ कि जब आप लगातार किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, स्पेशली इकोनॉमिकली, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले रिसेंटली, अब आम आदमी किस बेसिस पे जज करेगा? आम आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कितना बड़ा स्टैचू बन गया, कितना बड़ा रोड बन गया, बहुत कम। ज़्यादा कोई फर्क, सिलेंडर कितने रुपए का हुआ है ना, या सब्जी कितने रुपए की हमने इस साल खरीदी। जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें ना, उस पर आदमी गवर्नमेंट को जज करने लग जाता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किस हिसाब से पर यूनिट जा रहा है, पानी का बिल कितना जा रहा है, क्योंकि वो उसका एसेंशियल है और हर महीने उसकी जेब से वहां पैसा जा रहा है। तो लोग उस बेसिस पे उसको जज कर लेते हैं और फिर उस बेसिस पे जाकर जनरली लोग वोट डालते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर, आम आदमी थोड़ी देखेगा कि आपने क्या इंटरनेशनल रिलेशन एस्टैब्लिश किया, आपने क्या आगे 5 साल के लिए कोई ट्रीटी कर लिया है, आपने क्या स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्रीमेंट किया, उसको मतलब ही नहीं है। उसको पता है सिलेंडर, सब्जी, ये वाली चीज़ों पे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जब बेसिक लोग जो है उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई, निर्धनता, अकाल, महामारी, लोग इसके चपेट में आए दिन आए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? लोग विरोध प्रकट करेंगे, उसमें राष्ट्रीय चेतना आ जाएगी कि हम एक हैं। और कहीं ना कहीं ये जो विकास के नाम पे रेलवे लेकर आई, उसने लोगों के अंदर, और वही तुम शोषित मैं शोषित, अभी तक हम अलग अलग थे लेकिन अब हम एक ही ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मैंने भी तुमको अपनी कहानी बताई, तुमने भी कहानी बताई, तो सेम कहानी और एक्सप्लॉइट करने वाला एक ही व्यक्ति, तो लोग जुड़ जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना को बल मिला, जो हमें नेशनल मूवमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रिटिश की भारत में आर्थिक नीतियां क्या रही, बहुत अच्छे से आई थिंक अब आप डिफाइन कर सकते हो। 4-5 पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे नए उद्योग नहीं लगे, हस्तशिल्प का पतन हुआ, कृषकों की निर्धनता की बात जो है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और आधुनिक उद्योग जो दिखाए जाते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, उसको भी आप यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। किस तरह से कि आधुनिक उद्योग जो लगे वो विदेशी स्वामित्व के अधीन ही ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। और भारत से पैसा कैसे निकल रहा था? सैलरी के फॉर्म में विदेशी पूंजीपति जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे थे, उससे लाभ कमा के अपने देश में भेज रहे थे, रॉ मटेरियल के रूप में, अनाज के फॉर्म में, इस हर तरीके से भारत का पैसा बाहर जा रहा था। ठीक है, चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी हम मिलेंगे नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।